हेलो। नमस्कार साथियों। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म कॉस्मो एकेडमी पे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पाठ्यक्रम की विस्तृत रूप से चर्चा की थी, उसी संदर्भ में हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान का करंट अफेयर की एक बेहतरीन सीरीज यहाँ पर, जिसमें आपको टू द पॉइंट पढ़ाया जाएगा। नोट्स सेम उपलब्ध करवाए जाएंगे। जो नोट्स यहाँ दिख रहे हैं आपको पीडीएफ के रूप में, वो ही आपको एज इट इज अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। राजस्थान का जीके की जब पोर्शन की बात करते हैं अपन, जब अपन ने सिलेबस में देखा इसको डिटेल में, तो अपन ने देखा कि वहाँ इसके 20 क्वेश्चन थे। राजस्थान जीके की मैं बात करूँ तो वहाँ 20 क्वेश्चन दे रखे थे 20 नंबर के। अब उस 20 क्वेश्चंस में 3 पोर्शन थे, इतिहास, कला और संस्कृति। ये 3 पोर्शन दे रखे थे उस 20 क्वेश्चन में। ठीक है। इतिहास का मोटा मोटी कुछ दे नहीं रखा, बाकायदा उन्होंने बस बिना राजवंशों के नाम लिए बता रखा है कि ऐतिहासिक घटनाएं, जिसमें से ऐतिहासिक घटनाओं में हो जाएगी प्रमुख युद्ध, कोई संधि हुई है वगैरह, वो साक्य वगैरह। और बाद में जो टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें तो स्वतंत्रता आंदोलन में, अब स्वतंत्रता आंदोलन में कुछ अपन को इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो देखने हैं। अब स्वतंत्रता आंदोलन का एक पार्ट हो गया क्रांति, 1857 की क्रांति। दूसरा भाग हो गया जनजातीय आंदोलन। ठीक है, इन्होंने भी विरोध किया और इन्होंने भी आंदोलन में हिस्सा लिया। तीसरा जो पोर्शन था वो किसान आंदोलन, मुख्यतः बिजोलिया, बेंगू, ठीक है ना, मेव किसान आंदोलन वगैरह जो भी है इंपॉर्टेंट। मीणा जाति के जो आंदोलन थे अलग से, वो भी अपन इसमें पढ़ेंगे। एक था प्रजामंडल। प्रजामंडल स्थापना के लिए सरकार की राजशाही तंत्र को समाप्त कर, ठीक है ना, प्रजातंत्र की स्थापना के लिए, प्रजामंडलों की स्थापना के लिए जो आंदोलन हुए वो प्रजामंडल में पढ़ेंगे अपन। ठीक है ना। क्रांति हुई, जनजातीय किसानों ने भाग लिया और बाद में राजशाही को उखाड़ फेंकने के लिए प्रजा का वहां शासन हो, इसलिए प्रजामंडल आंदोलन भाग लिया, प्रजामंडलों की स्थापना हुई। और फिर लास्ट में एकीकरण। ठीक है ना, ये भी इसी का भाग है, हालांकि अलग से भी इसको मेंशन कर रखा है लेकिन इसी का भाग है। और इन सब में किन किन लोगों ने जो भूमिका निभाई, कौन, तो उसका मेन एक टॉपिक बन जाएगा अपने पास व्यक्तित्व, प्रमुख व्यक्तित्व है, ये भाग बन जाएंगे। तो ये स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्यतः मेन भाग अपन इसमें से ये पढ़ेंगे डिटेल में। उन्होंने दिया स्वतंत्रता आंदोलन है। स्वतंत्रता आंदोलन की बात करूं तो मैं वहां 1857 की क्रांति भी आती है, वहां जनजातीय आंदोलन भी पढ़ेंगे, किसान आंदोलन भी पढ़ेंगे, बेंगू पढ़ेंगे, बिजोलिया पढ़ेंगे, मेव पढ़ेंगे, ठीक है ना, मारवाड़ के पढ़ेंगे, दूधवा खारा किसान आंदोलन, जो भी जितने भी होंगे, मीणाओं के जो आंदोलन थे, मीणाओं ने किए, मेव जाति ने किए, ठीक है ना, सारे पढ़ेंगे। प्रजामंडल आंदोलन में प्रजामंडलों की स्थापना के लिए क्या क्या प्रयास प्रयास किए गए, रियासतों ने क्या प्रयास किए, जयपुर ने क्या किए, बूंदी ने क्या किए, जितनी रियासतें हैं वहां प्रजामंडलों की स्थापना हुई, उन्होंने अपने यहाँ क्या प्रयास किए वो पढ़ेंगे। फिर लास्ट में सब कुछ हो गया, क्रांति का नतीजा निकला, कुछ हुआ तो फिर एकीकरण की, स्वतंत्र हुआ भारत, उसके बाद में राज्य को एक सूत्र में बांधने की बात हुई, क्योंकि राजस्थान डिवाइड हो रखा था उस समय। अपन आगे बात करेंगे कि 19 रियासतें थी उस टाइम राजस्थान में। ठीक है। और एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसको चीफ कमिश्नर क्षेत्र कहते हैं। ठीक है ना, तो इनको एक करना था भाई। राजस्थान जब भारत जब आजादी हो चुका तो एक राज्य ही तो होगा ना, रियासतें थोड़ी चलेगी। तो रियासतों को एक करने के लिए फिर ये एकीकरण वाला फॉर्मूला पटेल जी ने चलाया। ठीक है ना। फिर अब क्रांति में कुछ लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, प्रजामंडलों में निभाई, जैसे अपन अर्जुन लाल सेठी पढ़ेंगे, केसरी सिंह भारत पढ़ेंगे। ठीक है ना। किसान आंदोलन में जैसे अपन ये पढ़ेंगे, विजय सिंह पथिक वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो उन्होंने इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है, माणिक्य लाल वर्मा जी ने निभाई है। तो वो सब जो प्रमुख व्यक्तित्व है उसका एक अलग से टॉपिक अपने को दिया हुआ है। ठीक है ना, अलग से भी मेंशन है और वैसे बाकायदा अपने को इसको पढ़ना है। तो आज अपन शुरू कर रहे हैं 1857 की क्रांति राजस्थान के संदर्भ में। ठीक है ना।
जब क्रांति की बात करते हैं अपन, क्रांति की जब बात करते हैं तो क्रांति के संदर्भ में ये देखा जाता है कि कोई भी अगर हो रहा है कुछ या गठित हो रहा है, ठीक है ना, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। कारण ये था, क्रांति शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यहाँ अगर हम देखते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि डलहौजी की एक तो विलय की नीति, सबसे जो मेन कारण था विलय, ठीक है ना, विलय की नीति या व्यापगम नीति, व्यापगत नीति, ठीक है ना। अब ये नीति क्या थी, वैसे इंडियन हिस्ट्री में इसको डिटेल से पढ़ाया जाता है। इसकी नीति ये थी कि अगर कोई राजा बिना उत्तराधिकारी के मृत्यु को प्राप्त होता है, ठीक है ना, तो उसकी जो रियासत थी, उसका जो शासन था, वो अंग्रेजी कंपनी के अधिकार में हो जाएगा। अंग्रेज ना बोल के अपन यहाँ कंपनी बोलेंगे, तो वो कंपनी के अधिकार में हो जाएगा वो शासन, ठीक है ना। तो ये डलहौजी की विलय की नीति की, बिना उत्तराधिकारी के कोई राजा नहीं रह सकता था। बाद में उन्होंने व्यवस्था ये भी कर दी थी कि दत्तक पुत्र की भी अनुमति नहीं थी। कोई भाई बिना संतान के मृत्यु को प्राप्त हो गया राजा, तो वो दत्तक पुत्र लेके अपना राजवंश बढ़ाए, वो भी नहीं था। तो ये जो डलहौजी की जो नीति थी, ये व्यपगत नीति थी, जो विरोध का बहुत ज्यादा कारण बनी थी। दूसरी थी धार्मिक असंतोष और आर्थिक नीतियां। धार्मिक असंतोष की बात करें तो हिंदू और मुस्लिम विरोधी भावनाएं जो कंपनी थी वो चला रही थी, और वो मैक्सिमम ये चाह रही थी कि ईसाई का प्रचार ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है ना, जिससे कि हिंदू और मुसलमान दोनों में ही इसका कड़ा विरोध देखा गया। ऐसी आर्थिक नीतियां थी कि कंपनी ने अपना राजस्व बढ़ाने के लिए, कि अपन जैसे बात करें कि कंपनी अगर राजस्व बढ़ाएगी तो इसके लिए क्या करेगी, बहुत सारे लगान लगाएगी। जैसे मैं बात करूं कि इजारेदारी प्रथा कुछ ऐसी थी, ठेकेदारी प्रथा जो इन्होंने चालू की, ठीक है ना, तो वो भी इस क्रांति का उद्गठित होने का मुख्य कारण बना। वही शोषण, ठीक है ना, जैसे जागीरदारी प्रथा चल रही थी। अब जागीरदारी प्रथा में क्या होता था कि मैं नॉर्मली काम करवा लिया जाता था और उनको बेगारी नहीं दी जाती थी, ठीक है ना, उनको कुछ उनका जो मेहनताना बनता था वो नहीं दिया जाता था, ठीक है ना, अगर मिलता था तो वो उनके समकक्ष नहीं मिलता था जो उतना मिलना चाहिए था, ठीक है ना, तो वो भी एक प्रकार का शोषण था। ब्रिटिश काल में भी ये चीज देखने को मिली। जो मेन जो कारण था और जो एग्जाम में लगभग पूछा भी जाता है, इसका अगर तात्कालिक कारण अपन देखें, ठीक है, इसको अपन तात्कालिक कारण भी बोलते हैं, कि अचानक से क्रांति उग्र होने का मुख्य कारण था, तो वो क्या था, ये तो पहले से चले आ रहे थे, विलय की नीति पहले से चले आ रही थी, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स ने भी इसको लागू किया था, घेरे की नीति। फिर ये असंतोष ये भी कंटिन्यू चल रहा था, जब से कंपनी आई उन्होंने कुछ ना कुछ अपना शोषण किया, हो सकता है बाद में कुछ ज्यादा हो गया, लेकिन ये पहले से चलती आ रही थी। लेकिन अगर क्रांति को अचानक से ऊर्जा मिली, विद्रोह की जो भावना प्रस्फुटी हुई यहाँ के व्यक्तियों में, यहाँ के क्रांतिकारियों में, तो उसका मुख्य कारण था एनफील्ड राइफल्स। एनफील्ड राइफल्स इसका मुख्य कारण था। पहले क्या होता था, ब्राउन बेस राइफल काम में लेती थी कंपनी के जो सैनिक थे, ठीक है ना, और जो नई राइफल इन्होंने काम में ली एनफील्ड राइफल ब्राउन बेस की जगह, ठीक है ना, उसमें क्या होता था, कारतूस का प्रयोग किया जाता था। भाई ये बंदूक है, ये राइफल है, इसमें मैं कारतूस डालूंगा, कारतूस को फिर छोड़ने से पहले उसको दांतों से खोला जाता था, मुंह से खोला जाता था उसको, और जो वो चर्बी थी कारतूस में, वो उसमें किसका प्रयोग हो रहा था, गाय और सुअर का। यानी कारतूस में चर्बी चर्बी में किसका प्रयोग हो रहा था, गाय की चर्बी का और सुअर की चर्बी का प्रयोग हो रहा था। अब गाय हिंदुओं के लिए पवित्र, तो हिंदू वैसे विरोध करेंगे। सुअर मुसलमानों के लिए पवित्र, ठीक है ना, क्योंकि मुसलमान अगर ऐसा करेंगे तो वो मुसलमान ही किस काम का। अगर हिंदू गाय के संबंध में ऐसा देखेंगे तो जाहिर सी बात है विद्रोह की भावना प्रस्फुटित होगी। तो ये दोनों में, हिंदू और मुसलमान दोनों ने इसका विरोध किया, और इसका मुख्य कारण यही बना। अपन बाद में देखेंगे भी अभी आगे कि मुसलमानों ने भी इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया क्रांति में, और हिंदुओं ने भी उतना ही इसको समर्थन दिया, ठीक है ना। अब इस समय जो अंग्रेजी सत्ता का जो मुख्य केंद्र था, कि जैसे राजस्थान का अभी राजधानी जैसे जयपुर है, तो जयपुर से अपन इसको कवर करते हैं, जैसे राजस्थान का शासन व्यवस्था जयपुर से चलाई जाती है, वैसे ही राजस्थान में ब्रिटिश काल में कंपनी ने अजमेर में इसकी स्थापना की। अजमेर से सारा शासन कंपनी राजस्थान में अजमेर से चलाती थी, ठीक है ना। और अजमेर में हुआ क्या कि 1832 में गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है ना। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अपना
एक दरबार आयोजित किया, अजमेर दरबार, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं। और दरबार आयोजित करने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि 1800 पीछे जो संधियां हुई थी, 1800, एक तो 1803 से 5 वाला जो पीरियड था, ठीक है ना, 3-4 के बीच में, 1807-8 के बीच में, और एक 1817-18 के बीच में। ये 3 पीरियड था जहां कंपनी ने राजाओं से संधि की थी, रियासतों से संधि की थी, ठीक है ना, ये संधि का दौर था। मुख्यतः यहाँ दो रियासतों ने संधि की थी, भरतपुर और अलवर, या फिर कोटा, करौली और धौलपुर, इन्होंने संधि की, और बाकी जो बच गए ये 1817-18 में सब ने संधियां की, ठीक है ना। सबसे लास्ट में अगर संधि की बात करें तो वो सिरोही ने की थी, ठीक है ना, सिरोही ने सबसे लास्ट में संधि की थी, और सबसे पहले की थी भरतपुर और अलवर ने, ठीक है ना। ये जो संधियों का दौर था उसमें ये हुआ कि राजा कंपनी से संधि कर लेगा तो राजा, कंपनी है उसको सुरक्षा प्रोवाइड करवाएगी। मतलब कोई सामने वाला अगर आक्रमण कर रहा है उस राज्य पे, तो कंपनी है अपनी सेना रखेगी वहां, जो राजा को सुरक्षा उपलब्ध करवाएगा। अब बात हो गई सुरक्षा की, तो कंपनी सेना तो रख लेगी वहां, लेकिन बात यह आती कि इसका खर्चा कौन देगा। तो जो खर्चे का जो भार था वो सौंप दिया राजा पे, यानी सेना तो कंपनी की होगी, लेकिन जो खर्चा है पूरा सेना का वो कौन वहन करेगा? रियासत और राजा वहन करेगी। तो ये इसके बाद में गवर्नर जनरल ने ये सोचा कि अब अपन ने संधियां कर ली, तो अब इनको नियंत्रित कैसे किया जाए। तो नियंत्रित करने के लिए उन्होंने अजमेर दरबार आयोजित किया गया। उन्होंने अजमेर दरबार आयोजित किया अजमेर में 1832 में, और अजमेर दरबार के बाद में उन्होंने एक उन्होंने स्थापना की। तो हुआ क्या कि कंपनी ने राजाओं से संधि कर ली। संधि के बाद में उन्होंने इस पर नियंत्रित करने के लिए 1832 में जब विलियम बेंटिक ने अपना दरबार आयोजित किया अजमेर में, तो यहाँ अजमेर में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई, ठीक है ना, राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की। और राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना के लिए इसका मुखिया भी बनाया गया, और मुखिया के पद को क्या कहा गया? एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, ठीक है ना, एजीजी का पद सृजित किया गया यहाँ। और एजीजी, पहला एजीजी है वो मिस्टर लोकेट को बनाया गया, ठीक है। और क्रांति के समय जो राजस्थान के एजीजी थे वो थे पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है ना। राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई 1832 में रियासतों पर नियंत्रण करने हेतु, और वहां एजीजी का पद सृजित किया गया 1832 में। और पहला एजीजी है वो राजस्थान का मिस्टर लोकेट को बनाया गया। क्रांति के समय जो एजीजी थे वो पैट्रिक लॉरेंस थे। अब एजीजी की स्थापना कर दी। अब होता क्या है कि अपने मेवाड़ या मारवाड़ और मेरवाड़ा इलाके में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो इसका समाधान करने के लिए एजीजी का जो मुख्यालय था वो 1845 में माउंट आबू ट्रांसफर कर दिया, ठीक है ना। यानी 1832 में एजीजी की स्थापना, राजपूताना रेजिडेंस में बोलूं उसका मुख्य एजीजी था।
1832 में उसकी स्थापना होती है और 1845 में एजीजी का जो हेडक्वार्टर है वो माउंट आबू कर दिया। अब स्थिति ये हो गई कि माउंट आबू जाने के बाद में वापस आने को राजी नहीं एजीजी अजमेर में, तो फिर बाद में कंपनी ने ये व्यवस्था की कि 6 महीने आप माउंट आबू रहो और 6 महीने अजमेर, ठीक है ना, 6 6 महीने का डिवाइडेशन कर दिया, जिसकी प्रथा आज तक चली आ रही है कि राज्यपाल जब अपने राज्यपाल है वो गर्मियों के मौसम में माउंट आबू 6 महीने रहते हैं और 6 महीने यहाँ अपने जयपुर राजभवन में, ठीक है ना। तो ये व्यवस्था तभी से चली आ रही है। तो एजीजी की स्थापना कर दी। एजीजी की स्थापना के बाद में अब होता क्या है कि मेनली जो फोकस हो गया, जो मुख्य केंद्र जो बन गया अजमेर कंपनी का, वो सब कुछ अजमेर स्थापित हो गया। यानी अजमेर ही अंग्रेजों का शस्त्रागार भी था, अजमेर ही अंग्रेजों का मुख्यालय भी था, यानी यहीं से सब कुछ कंट्रोल होता था। अब अपन बात करें कि जब कंपनी इस हेतु जब विरोध हो रहा था, तो विरोध की भावना सबसे पहले उग्र कहाँ हुई, ये भी अपने को देखना होगा, ठीक है ना। विरोध की सबसे पहले भावना हुई 29 मार्च 1857 को। कहा? बंगाल की एक छावनी है बैरकपुर छावनी, ठीक है ना, उसमें कौन सी रेजिमेंट, 34वीं रेजिमेंट के सिपाही कौन थे? मंगल पांडे। सबसे पहले अगर क्रांति, हालांकि आधिकारिक शुरुआत ये नहीं मानी जाती है, वैसे अपन बात करें तो कंपनी की क्रांति की प्रस्तावित तिथि थी वो 30 मई थी, ठीक है ना, कि 30 मई को अपन कुछ क्रांतिकारी नेता ये बना रहे थे योजना कि 30 मई से अपन क्रांति की शुरुआत कर देंगे। लेकिन क्रांति शुरू कब हुई? क्रांति है वो 10 मई को ही शुरू हो गई। कहाँ? भारत में। और हुई कहाँ? मेरठ छावनी। मेरठ छावनी से इसकी शुरुआत हो गई 10 मई को ही। लेकिन राजस्थान में इसकी शुरुआत कब हुई? राजस्थान में इसकी शुरुआत हुई 28 मई को। और राजस्थान में इसकी शुरुआत किस छावनी से हुई? वो है नसीराबाद। अपन अभी इसको डिटेल में भी देखेंगे, ठीक है ना। प्रस्तावित तिथि 30 मई, भारत में शुरू होती है 10 मई को मेरठ से, और राजस्थान में इसकी शुरुआत होती है नसीराबाद से 28 मई को, ठीक है ना। अब इसका कुछ प्रतीक भी रखा गया, ठीक है ना, कि पहचानेंगे कैसे, कि संदेश वगैरह ले जाने होते थे, क्रांतिकारी एक जगह से दूसरे जगह पर अपना संदेश भेजते थे, तो उसका प्रतीक भी कुछ रखा गया, और वो प्रतीक था चपाती या रोटी और कमल का फूल, ठीक है ना, कमल का फूल, ये इसका प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रयोग हुआ। इस समय मुगल बादशाह कौन थे, जिनको कहा जाता है कि उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया इसको, भारत के इंडिया लेवल की बात कर रहा हूं, यहाँ थे मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है। हुआ क्या कि बहादुर शाह जफर द्वितीय को कंपनी ने पेंशन, मात्र पेंशन भोगी बना के रख दिया, ठीक है ना। तो विद्रोहियों को यह बात भी नहीं जम रही थी कि एक राजा, एक बादशाह जिसने पूरी अपनी हुकूमत की बहुत लंबे समय तक, जिनके पूर्वजों ने हुकूमत की, वो एक कंपनी का, अंग्रेजों का एक पेंशन भोगी बन के रह गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि अपन जहां जहां देखेंगे क्रांति जहां जहां हुई, वहां अपन देखेंगे कि क्रांतिकारी अजमेर ना जाके सब दिल्ली की ओर प्रस्थान करेंगे। अगर मैं बात करूं आहुआ की, तो आहुआ से जब क्रांतिकारी जाएंगे तो वो आहुआ में विद्रोह करने के बाद में सीधा दिल्ली की ओर जाएंगे, जबकि राजस्थान में जो क्रांति अंग्रेजों का जो मुख्य अड्डा था वो अजमेर था। लेकिन फिर भी क्योंकि सब इनको नेतृत्व देना चाह रहे थे कि आप अंग्रेजों की पेंशन भोगी ना बने, अब हमारा नेतृत्व करें, इसलिए वो दिल्ली की ओर प्रस्थान करना चाह रहे थे। इस टाइम अपन बात करें तो राजस्थान का एजीजी कौन था, अभी अपन ने देखा, मिस्टर पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है, मिस्टर पैट्रिक लॉरेंस, ये राजस्थान में इस समय एजीजी थे। तो ये मोटी मोटी बातें आ गई। क्रांति 30 मई को प्रस्तावित थी, शुरू 10 मई को मेरठ से हो जाती है, राजस्थान में 28 मई को नसीराबाद से होती है इसकी शुरुआत, और इसका प्रतीक था रोटी और कमल का फूल। नेतृत्व किया बहादुर शाह जफर द्वितीय ने, और इस समय राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट थे, सॉरी एजीजी थे, मिस्टर पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है। अब उस समय सबसे पहले शुरुआत 29 मई को मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अधिकारियों को मारकर इसका शंखनाद किया। हालांकि ये ऑथेंटिक नहीं,
वो नहीं माना जाता। शुरुआत 10 मई से मेरठ छावनी से मानी जाती है, लेकिन उससे पहले मंगल पांडे ने इसके विरोध में बैरकपुर छावनी के जो सैनिक थे उन्होंने बाग और हुसैन नामक 2 अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या कर दी, और इसका नतीजा ये हुआ कि 8 अप्रैल को मंगल पांडे को इसके संदर्भ में फांसी दे दी गई। अभी हाल ही में शायद किसी एग्जाम में भी ये पूछा गया था कि मंगल पांडे को फांसी कब हुई, ठीक है ना, 8 अप्रैल को। भारत में इसकी शुरुआत है क्रांति की वो 10 मई से मेरठ छावनी की 20वीं नेटिव इन्फेंट्री, एनआई मतलब नेटिव इन्फेंट्री, नेटिव इन्फेंट्री 20वीं नेटिव इन्फेंट्री से इसकी शुरुआत मानी जाती है भारत में, ठीक है ना, 10 मई को। और 2 दिन बाद 12 मई को विद्रोही कहाँ चले गए, दिल्ली पर अधिकार हो गया विद्रोही को। और ये क्रांति की पहली घटना थी, ठीक है ना। क्रांति की सबसे मुख्य घटना क्या हुई कि 10 तारीख को शुरू हुई क्रांति मेरठ से, और 12 तारीख को इन्होंने क्रांतिकारियों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। जैसा अपन बात कर रहे थे अभी, मैंने बताया कि क्रांतिकारी विद्रोह करने, अपने स्थान से विद्रोह करने के बाद में सीधा दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे, ठीक है ना। उनको दिखी दिल्ली रहा था सभी को, इसलिए सबसे पहले वो उधर जाना चाह रहे थे, और दिल्ली पर अधिकार इन्होंने 12 मई को कर लिया। हालांकि बाद में विद्रोहियों को वहां से खदेड़ दिया गया, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं राजस्थान। राजस्थान में उस समय 6 सैनिक छावनियां थी, इंपॉर्टेंट। कभी कभी तो सीधा एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी। 6 सैनिक छावनियां थी, और 6 के 6 अपने को नाम याद रखने हैं, ठीक है ना। और उसको नाम याद रखने की ट्रिक अपने पास एक बहुत ही अच्छी है, याद रह जाए तो भी अच्छे, ऐसे भी याद हो जाए तो बढ़िया है, लेकिन ट्रिक से आसानी से याद हो जाएगा। ए नानी ब्याव देखे, ठीक है ना। ए नानी ब्याव देखे, कोई लड़की है जो अपने नानी को बोल रही है कि बाहर बारात आई हुई है तो अपन को ब्याव देखने चलना है, ब्याव शादी को जिसको राजस्थान में ब्याव बोलते हैं, ठीक है ना। ए से क्या हो गया, एरिनपुर, ठीक है ना, कहाँ है, पाली में। एक ने से हो गया नसीराबाद, और एक नी से हो गया नीमच, जो मध्य प्रदेश में है वर्तमान में, पहले मेवाड़ रियासत के अधीन ही था ये छावनी, ठीक है ना। ब्यास से हो गया ब्यावर, दे से हो गया देवली टोंक, और खे से हो गया खेरवाड़ा, ठीक है ना। देखे ए नानी ब्याव देखे, एरिनपुर, नसीराबाद, नीमच, ब्यावर, देवली, खेरवाड़ा। नाम याद होने चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामों में अभी तक भी कई बार क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है, निम्न में से कौन सा केंद्र राजस्थान में क्रांति का नहीं था, या कौन सी सैनिक छावनी राजस्थान में क्रांति के समय नहीं थी। तो ये 6, और 6 के बाद में 3 ऑप्शन इनमें से मिल जाएगा, और एक ऑप्शन जो ज्यादातर के एग्जामों में देखने को मिला है, जयपुर। जयपुर में उस समय कोई छावनी नहीं थी, ठीक है ना। इसलिए ये 6 छावनियां अपने को याद रखनी है। और यहाँ कौन कौन सी छावनियां थी, जैसे एरिनपुर में थी जोधपुर लीजियन, ठीक है ना। मारवाड़ में सुरक्षा की दृष्टि से जिसकी स्थापना कंपनी ने की वो थी जोधपुर लीजियन। ऐसे ही नसीराबाद में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, ठीक है ना। यहाँ 2 थी, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री 2 थी यहाँ पर, एक 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, और एक 30वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, ठीक है ना। 2 इन्फेंट्री कार्यरत थी, 15वीं और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री। ये बेसिकली था क्या, ये जो नेटिव इन्फेंट्री थी ये अजमेर से, नसीराबाद से पहले मेरठ में थी, ठीक है ना, ये मेरठ में थी, ठीक है ना। तो मेरठ से इनको यहाँ ट्रांसफर किया गया था नसीराबाद में, ठीक है ना, क्योंकि वहां उग्र होना ज्यादा संभावना लग रही थी, इसलिए उन्होंने अविश्वास के तौर पे इस छावनी को यहाँ अजमेर नसीराबाद में भेज दिया, ठीक है ना। नीमच में नीमच छावनी जो मेवाड़ रियासत के अधीन थी। ब्यावर में मेरवाड़ा बटालियन उस समय कार्यरत थी। मेर जाति की सुरक्षा के लिए, उस क्षेत्र को बचाने के लिए, मेरों के आक्रमण से बचाने के लिए जिस बटालियन की स्थापना की गई वो थी मेरवाड़ा बटालियन। देवली में कोटा कंटिजेंसी और महीदपुर बटालियन, ठीक है ना, इसी के अधीन एक बटालियन कार्यरत थी, महीदपुर बटालियन। खेरवाड़ा में मेरवाड़ भील कॉर्प्स, अपन इसको देखेंगे भी, मेवाड़ भील कॉर्प्स बाद में आएगा भी। इसकी स्थापना 1837 में होती है, हालांकि पहले हो जाती है, लेकिन 1841 में इसका नाम एमबीसी रखा जाता है, मेवाड़ भील कॉर्प्स, ठीक है ना। तो ये टोटल 6 सैनिक छावनियां थी उस समय क्रांति के समय राजस्थान में। अब एक एक अपन डिटेल में इसकी चर्चा करते हैं। अब हुआ क्या, उन 6 सैनिक छावनियों में कुल कितनी छावनियां, 6 छावनियां राजस्थान में उस समय, 6 में से 2 ने भाग नहीं लिया, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों ने भाग नहीं लिया, ब्यावर और खेरवाड़ा, इन दोनों ने यहाँ भाग नहीं लिया,
ठीक है ना, क्रांति के समय भाग नहीं लिया, क्योंकि ब्यावर को अपन मानते हैं कि ये अंग्रेज अधिकारी के द्वारा ही बसाया गया था, डिक्सन के द्वारा, ठीक है ना। और खेरवाड़ा, साथ में खेरवाड़ा, इन दोनों ने क्रांति में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किसी भी रूप से भाग नहीं लिया, ठीक है ना। टोटल 6, 6 में से 4 ने भाग लिया, 4 इसमें शामिल थे क्रांति में, और दो कौन सी, ब्यावर और खेरवाड़ा, ब्यावर और खेरवाड़ा, इसने भाग नहीं लिया, इन दोनों ने भाग नहीं लिया, ठीक है ना। 6 के 6 नाम याद होने चाहिए, एरिनपुर, एक एरिनपुर, नीमच, देवली, ब्यावर, खेरवाड़ा और नसीराबाद, ठीक है ना। 6 छावनियां, 6 में से 4 ने इसमें भाग लिया क्रांति में, 2 ने नहीं लिया, कौन कौन सी नहीं लिए, ब्यावर और खेरवाड़ा ने, ठीक है ना। अब उस समय जो राजस्थान की मुख्य रियासतें थी, वहां कौन कौन से राजा थे और वहां किस किस को पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया था, ठीक है ना। वहां कौन सी रियासत, रियासत में शासक कौन था उस समय, और वहां पॉलिटिकल एजेंट कौन था। पॉलिटिकल एजेंट की बात करूं तो जैसे अभी मुख्यमंत्री जी और पर विधानसभा वाइज जैसे एमएलए साहब बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही मुख्य मुख्य जो रियासतें थी वहां इन्होंने अपने एजीजी के अधीन, एजीजी के अधीन पॉलिटिकल एजेंट्स की नियुक्ति कर दी, ठीक है। एजीजी के अधीन पॉलिटिकल एजेंट्स की नियुक्ति कर दी, ये इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। यहाँ राजाओं का नाम भी याद रखना अपने को, और साथ में जहां जहां पॉलिटिकल एजेंट की इन्होंने नियुक्ति की उनके भी नाम अपने को याद रखने। सबसे पहले जयपुर, जयपुर में थे राम सिंह द्वितीय, और राम सिंह द्वितीय, एक और राम सिंह थे वो कोटा में थे, 2 राम सिंह है, ये महाराजा अपने जयपुर वाले राम सिंह जी और ये महाराव राम सिंह द्वितीय, ठीक है ना। जयपुर में राम सिंह जी, जोधपुर में इस समय क्रांति के समय तख्त सिंह जी थे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बार बार इनका नाम अपन आगे पढ़ेंगे। आहुआ की जो विद्रोह हुआ एरिनपुर में, वहां इनका नाम आएगा। मेवाड़ में उस समय थे स्वरूप सिंह जी, इनका भी नाम आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने जो नीमच से भागे हुए विद्रोही थे उनको इन्होंने जगमंदिर महलों में शरण दी थी, अपन आगे पढ़ेंगे। कोटा में राम सिंह द्वितीय, भरतपुर में थे जसवंत सिंह जी, धौलपुर में थे भगवंत सिंह जी, ये इनमें कंफ्यूज होगा तो इनको थोड़ा रट लेना आप, ठीक है ना, जैसे भी आपको याद हो सके, ठीक है ना। तो भरतपुर में जसवंत सिंह, धौलपुर में भगवंत सिंह, बीकानेर, बीकानेर सरदार सिंह, ये भी इंपॉर्टेंट, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि क्रांति के समय ऐसा कौन से राजस्थान रियासत के राजा थे जिन्होंने अपने रियासत से बाहर जाके अंग्रेजों की मदद की, तो ये सरदार सिंह जी थे, ठीक है ना। तो ये हिसार वगैरह लड़ने गए थे, कंपनी की तरफ से इन्होंने सहायता की थी कंपनी को, इससे खुश होकर अंग्रेजों ने इसको टिब्बी परगना सहित कई परगने दिए थे, ठीक है ना। टोंक, टोंक के थे नवाब वजीरुद्दौला, अलवर के थे बन्ने सिंह, और सिरोही के थे शिव सिंह। अभी मैंने जस्ट जब अपन संधियां की थोड़ी चर्चा कर रहे थे तो उस समय बताया था कि राजस्थान में 3 चरणों में लगभग संधियां हुई हैं, जिसमें सबसे अंतिम संधि अगर हुई है वो 1817-18 वाला था, लेकिन सबसे अंत में जो संधि की है 1823 में, वो सिरोही के शिव सिंह जी ने की है, ठीक है ना। लास्ट में अगर किसी ने संधि की है अंग्रेजों से तो वो सिरोही के शिव सिंह जी थे, ठीक है ना। तो ये रियासतों के जो राजा प्रमुख थे इस समय क्रांति के समय, उनके नाम अपने को याद होने चाहिए। जयपुर राम सिंह द्वितीय, जोधपुर तख्त सिंह, मेवाड़ स्वरूप सिंह, बीकानेर सरदार सिंह, धौलपुर जसवंत सिंह, ठीक है ना, सॉरी धौलपुर भगवंत सिंह, भरतपुर जसवंत सिंह, टोंक वजीरुद्दौला, कोटा राम सिंह द्वितीय, और सिरोही शिव सिंह, और अलवर बन्ने सिंह, ठीक है ना। ये सारे नाम अपने को याद होने चाहिए। ऐसे ही मैं बात करूं कि अपने को पॉलिटिकल एजेंट, तो जयपुर में कौन था उस समय, ईडन, ठीक है ना। जोधपुर में कौन था, मोकमेसन, मेवाड़ में सोवर्स, कोटा में बर्टन, और भरतपुर में मॉरिसन और निक्सन। निक्सन का नाम नहीं आता, ज्यादातर मॉरिसन का नाम आता है क्योंकि इनकी मृत्यु के जस्ट बाद में इनको नियुक्त किया गया था, तो मॉरिसन ज्यादा। अब याद कैसे हो, जयपुर वाला आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे ईडन गार्डन अपन देखते हैं तो वो कोलकाता में है क्रिकेट ग्राउंड, लेकिन ईडन अपन राजस्थान का अपन देखें कि क्रिकेट ग्राउंड कहाँ है मोस्टली, तो वो जयपुर में ही है। राजस्थान का क्रिकेट ग्राउंड कहाँ है, एसएमएस स्टेडियम जयपुर में, उसी को अपन ईडन मान के याद कर सकते हैं। दूसरा मारवाड़, अब यहाँ कंफ्यूज होगा कि मेवाड़ का कौन सा है और मारवाड़ का कौन सा है, क्योंकि कोटा का याद हो जाएगा, कोटा का सीधे सीधे ऐसे याद हो जाएगा कि कोटा में टे आ रहा है और बर्टन में भी टे आ रहा है, ठीक है ना। जयपुर का ईडन, कोटा का बर्टन, टे से टे आ जाएगा, सीधा याद हो जाएगा। बच्चे कौन से दो, ये दो जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूज होगा अपने को, और इनका याद करने का अच्छा तरीका ये है कि जिसका नाम बड़ा, मारवाड़ और मेवाड़, ठीक है ना।
मारवाड़ नाम बड़ा तो मोकमेसन भी नाम बड़ा, मेवाड़ नाम छोटा तो सोवर्स भी नाम छोटा, ऐसे याद करने के अपने को। जयपुर ईडन, कोटा बर्टन टेसेट है, और मारवाड़ मेकमोसन, और मेवाड़ सोवर्स। अब बचा कौन, एक भरतपुर, तो भरतपुर का मोरिसन। ठीक है ना। एक और नया जो हाल ही में काफी एग्जामों में बार बार पूछा गया है, जेडी हॉल, ये सिरोही के थे। सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, जेडी हॉल। अब एक बार अपन इसको यहाँ देख लेते हैं। रियासतें, ठीक है ना, राजा राम सिंह द्वितीय, और यहाँ पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, ईडन। ठीक है ना। क्योंकि राजस्थान में अगर देखा जाए तो क्रिकेट का ग्राउंड कौन सा है, एसएमएस स्टेडियम जयपुर, जहाँ इंटरनेशनल मैच होते हैं। और वैसे भारत में ज्यादा पॉपुलर कौन सा है, ईडन गार्डन कलकत्ता वाला, तो वैसे याद रख सकते हैं। जयपुर, जोधपुर, जोधपुर में कौन थे उस समय, तख्त सिंह। और जोधपुर में नाम बड़ा, जोधपुर मारवाड़ इलाका, तो मारवाड़ों का कौन हो गया, मोक मेसन। ठीक है ना। ऐसे ही उदयपुर, उदयपुर में कौन आ गया, स्वरूप सिंह। ये वही स्वरूप सिंह जी है जिन्होंने कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया था 1852 में। ठीक है ना। उदयपुर, और उदयपुर में कौन से आगे, सोवर्स, मेजर सोवर्स, मेवाड़। ठीक है ना। कोटा, कोटा का राजा कौन, राम सिंह द्वितीय, जो जयपुर वाले हैं उन्हीं के नाम, राजा अलग है नाम सेम है। और यहाँ पॉलिटिकल एजेंट कौन, टे, टे से अपने को यहाँ देख लेंगे बर्टन, ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है ना। और एक सिरोही, जिनका पॉलिटिकल एजेंट भी है। सिरोही में कौन थे, शिव सिंह जी, शिव सिंह। और यहाँ कौन है, जेडी हॉल, जेडी हॉल। ये अपने को इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। ठीक है ना, कि क्योंकि इनके पॉलिटिकल एजेंट भी है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ईडन मोकमेसन, मारवाड़ मेवाड़ सोवर्स, बर्टन कोटा, जेडी हॉल सिरोही। राजा राम सिंह द्वितीय जयपुर, तख्त सिंह जोधपुर, मेवाड़ स्वरूप सिंह, राम सिंह द्वितीय कोटा, और शिव सिंह सिरोही के। ठीक है ना। वैसे कंप्लीटली राजा याद हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं एक एक क्रांति जहां जहां हुई अपने 6 सैनिक छावनियों में से, जिसमें से 2 ने भाग नहीं लिया, तो बची कितनी, 4। और 4 में सबसे जो पहली जो छावनी है जहां सबसे पहले विद्रोह हुआ राजस्थान में, वो कौन सी है, नसीराबाद छावनी। नसीराबाद विद्रोह, जहां सबसे पहले विद्रोह हुआ, नसीराबाद। ठीक है ना। अपन ने देखा कि भारत में शुरुआत 10 मई को मेरठ से होती है, राजस्थान में सबसे पहले शुरुआत है वो 28 मई को ही हो जाती है नसीराबाद से। कौन करता है, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। करती क्यों है, कारण क्या है करने का, हुआ क्या कि ये जो नेटिव इन्फेंट्री थी, एनआई, ये पहले बंगाल में थी, बंगाल से इनको वहां भेजा गया मेरठ। ठीक है। और मेरठ से फिर अविश्वास के कारण कहाँ भेज दिया गया इनको, नसीराबाद, अजमेर भेज दिया गया। लेकिन अजमेर में भी जब पीछे मेरठ में खबर उठी विद्रोह की, तो वहां चर्चा ये चली कि ये वही सैनिक छावनी जो यहाँ से गई है, हो सकता है वहां भी ये विद्रोह कर दे। ठीक है ना। हो सकता है उनके सापेक्ष में कोई उनको विद्रोह के लिए उकसा दे, तो यहाँ से भी इनको हटा दिया गया। ठीक है ना। संदेह के कारण, अविश्वास के कारण 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को है वो अजमेर से नसीराबाद भेज दिया गया। पहले अजमेर में थी, फिर बाद में इसको नसीराबाद भेज दिया। अजमेर जो मेन शस्त्रागार था वहां इनको नियुक्त किया गया था, लेकिन वहां से इसको कहाँ भेज दिया गया, नसीराबाद। ठीक है ना। और उनकी जगह किसको लाया गया, जो उनकी विश्वसनीय थी सबसे ज्यादा, फर्स्ट मुंबई लांसर्स को। ठीक है ना। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री मेरठ, बंगाल, बंगाल से मेरठ, मेरठ से अजमेर, और अजमेर से नसीराबाद। ठीक है ना। ये अविश्वास इसमें उनमें ये उत्पन्न हो गया है क्योंकि जब इनको अजमेर से नसीराबाद स्थानांतरित किया जा रहा था, तो अंग्रेजों ने, कंपनी ने इनके जो सभी शस्त्र थे वो रखवा लिए, और उनके शस्त्र के चारों ओर, जो शस्त्रागार था अजमेर में, जो अकबर का दुर्ग था वो उनका मुख्य शस्त्रागार था, उसके चारों ओर उन्होंने तोपों की सजावट कर दी, ताकि अगर विद्रोह हो तो उसको तो संरक्षित रखा जाए। क्योंकि अगर विद्रोह हुआ और अजमेर पे अगर उन्होंने कब्जा कर लिया विद्रोहियों ने, तो फिर कंपनी की पूर्णतः हार है राजस्थान से। ठीक है ना। लेकिन किसी का उस ओर ध्यान ही नहीं गया। हालांकि उन्होंने तैयारी कर रखी थी, लेकिन किसी का उस ओर ध्यान ही नहीं गया कि अजमेर को अपने को
लूटना चाहिए, ठीक है ना। तो अविश्वास के कारण सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, और विद्रोह करने वाले में एक नेता थे जिनका नाम याद रख लेना, बख्तावर सिंह जी। इन्होंने इसको नेतृत्व प्रदान किया, ठीक है ना। एक सैनिक बख्तावर सिंह जी ने इनको नेतृत्व किया। किसने किया? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने। कहाँ किया? नसीराबाद में। कब किया? 28 मई को, ठीक है ना। क्यों किया? अविश्वास के कारण, ठीक है। विद्रोहियों ने अंग्रेजों की 3 अधिकारी जो मोस्टली याद रखने ही है हमें, ठीक है ना। यहाँ क्रांति में जो जो अधिकारियों के नाम आएंगे ना, वो सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी में भी पूछा जा सकता है कि स्पोर्टिसवुड और वेणी का संबंध किस विद्रोह से था, ठीक है ना। बटन कौन सी विद्रोह से संबंधित थे, ठीक है ना। मोक मेसन को किस युद्ध में मारा गया, तो कैसे भी पूछा जा सकता है इसको, ठीक है ना। तो अपने को ये याद रखना है, 3 अधिकारी, न्यूबरी, स्पोर्टिसवुड और वेणी। न्यूबरी, स्पोर्टिसवुड और वेणी, इन तीनों की विद्रोहियों ने हत्या कर दी। कुछ अंग्रेज अधिकारी घायल भी हुए, जिनमें लॉक और हार्डी का नाम शामिल है। ये 2 घायलों में शामिल और ये 3 मृत्यु को प्राप्त, ठीक है ना। तीनों के नाम याद है, न्यूबरी, स्पोर्टिसवुड, वेणी। 2-3 बार अपन रटेंगे इसको, मनी मन करेंगे तो आराम से याद हो जाएगा नसीराबाद छावनी का, ठीक है ना। वैसे याद करने का एक अच्छा तरीका भी है, नसीराबाद से याद करो, न और से 2 देखने अपने को। न से न्यूबरी, ठीक है ना, न्यूबेरी है वैसे। से स्पोर्टिसवुड, स्पोर्टिसवुड, ठीक है ना। न्यूबरी और स्पोर्टिसवुड, ठीक है ना। 2 इंपॉर्टेंट जो याद हो जाएंगे, इसी से फिर वेणी लगता है याद हो जाएगा अपने को। लॉक और हार्डी याद रहे, अभी तक तो पूछा नहीं गया, हो सकता है पूछ ले, तो एक बार याद जरूर कर लेना, ठीक है ना। फिर हुआ क्या कि यहाँ एक, जैसे अपन ने शुरुआत में मैंने बताया कि यहाँ 2 नेटिव इन्फेंट्री कार्यरत थी, एक 15वीं और एक नेटिव इन्फेंट्री थी 30वीं, ठीक है ना। 30वीं नेटिव इन्फेंट्री भी यहाँ कार्यरत थी। तो 28 मई को इन्होंने विद्रोह किया, 2 दिन तक ये इनके समर्थन में नहीं आए, लेकिन 30 मई को 30वीं नेटिव इन्फेंट्री भी इसमें शामिल होगी, यानी ये भी उन्हीं के साथ में विद्रोह में शामिल हो गए और तब चले गए दिल्ली की ओर कूच कर गए। एक अंग्रेज अधिकारी का नाम मोस्टली याद रखा जाता है, कर्नल पेन्नी, जिनका पैनिक पड़ने से मृत्यु हो गई थी वहीं, ठीक है ना। जब वो बच के भाग रहे थे, जैसे घायलों में नाम अपने 2 का लिया, लॉक और हेडी, क्योंकि जब विद्रोही ही आक्रमण करेंगे तो बचाव भी होगा, तो ये बचने के लिए जैसे प्रयास कर रहे थे, तो ये जैसे जा रहे थे, ठीक है ना, तो रास्ते में इनकी हार्ट अटैक से मौत होगी। कौन है? पेनी। तो अपने को 3-4 नाम याद हो, 2 तो यहाँ से हो गए, न्यूबरी, स्पोर्टिसवुड, और एक ये याद हो जाएगा, पेन्नी, ठीक है ना। तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों परीक्षा में पूछे गए हैं अभी तक, ठीक है ना। एक अपन नाम याद रखते हैं, एक नाम और अभी हाल ही में किसी एग्जाम में भी पूछा गया, एक थे डूंगर सिंह जी, ठीक है ना। ये एक जवान, ठीक है ना, सैनिक ही थे। इन्होंने नसीराबाद छावनी को खूब बार लूटा है, ठीक है ना। तो इनका नाम भी याद रख लें, किसी एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में से किसने नसीराबाद छावनी को लूटा, तो डूंगर सिंह जी थे उसका नाम, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट। दूसरी अपनी जो छावनी आती है वो आती है नीमच। पहली छावनी नसीराबाद और दूसरी छावनी है वो नीमच आती है, ठीक है ना, जहां मुख्य विद्रोह हुए। अब नीमच छावनी का होता क्या है, वहां नेतृत्व किया 28 मई को भक्त सिंह के नेतृत्व में 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने वहां विद्रोह किया। यहाँ नेतृत्वकर्ता कौन थे? हीरा सिंह, ठीक है ना, मेनली हीरा सिंह। हुआ क्या कि जैसे ही खबर नसीराबाद छावनी की पड़ी नीमच में, ठीक है ना, अंग्रेज अधिकारियों तो यहाँ अंग्रेज अधिकारी कौन था? अबोट। यहाँ थे अंग्रेज अधिकारी अबोट, ठीक है ना। अबोट ने क्या किया, 2 मई को जैसे ही नसीराबाद वाली खबर पड़ी, इन्होंने 2 मई को सभी अधिकारियों को बाहर बुलाया, सिपाहियों को, और ज्यादातर सिपाही कौन? सेना में भारतीय, ठीक है ना, और उनसे शपथ ली कि सौगंध खाओ आप कंपनी के विरोध में नहीं जाओगे, कि कहीं विद्रोही आ जाए आप उनके समर्थन में चले जाओ और यहाँ काम तमाम कर दो, ठीक है ना। इसलिए उन्होंने शपथ दिलाई सभी को कि आप ऐसी शपथ लो कि हम आपके पूर्ण भक्त हैं। तो कईयों ने शपथ भी ले ली कि हाँ साहब जिसी का नमक खाएंगे उसी की बोलेंगे, यहाँ ये भी हो गया। लेकिन हुआ क्या कि वहां एक सैनिक थे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब वो शपथ दिला रहे थे तो एक सैनिक उसमें से साइड में से हो गया, भाई अपन तो आज ले कल ले शपथ। कौन थे वो? मोहम्मद अली बेग। और क्यों?
क्योंकि इन्होंने अबोट जी को बताया कि आप हमें शपथ तो दिला रहे हो, लेकिन आपने भी तो कभी शपथ ली थी। किसकी? ये अवध वाला याद करो आप मैटर, जहां आपने राजा होते हुए भी उनको बेदखल कर दिया था। और अवध के उस समय नवाब कौन थे? नवाब वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह ठुमरियों की रचना करते थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बार एग्जाम में भी आया, शायद किसी एग्जाम में भी आया था ये। निम्न में से किस नवाब ने ठुमरियों के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया? अवध के नवाब वाजिद अली शाह, ठीक है ना। और अवध किसको कहते थे? लखनऊ को। तो ये मोहम्मद अली बेग भी वहीं के थे, ठीक है ना। तो इन्होंने शपथ से लेने से मना कर दिया। शपथ लेने से मना इसलिए कर दिया क्योंकि अंग्रेजों ने, कंपनी ने अवध के प्रति अपनी वफादारी नहीं निभाई, ठीक है ना। कंपनी ने किया तो क्या था कि जिसके उत्तराधिकारी नहीं होगा और कोई दत्तक पुत्र भी नहीं ले सकता, उसको कंपनी अपनी ओर विलय कर लेगी। लेकिन यहाँ तो आदमी भी था, राजा भी था वहां बैठा हुआ, फिर क्यों कर दिया आपने? तो कंपनी वाले, ठीक है ना, इसको वहां से हटा देते, क्योंकि इसको ये मतलब ऐसे समझ लो कि अच्छा आदमी नहीं था, इन्होंने अच्छी तरह से शासन नहीं निभाया, ये कह के कंपनी वालों ने इसको वहां से बेदखल कर दिया। इसलिए मोहम्मद अली बेग ने शपथ लेने से मना कर दिया। अब साहब मोहम्मद अली बेग के समर्थन में आगे एक और आदमी जिन्होंने इसका पूर्ण नेतृत्व किया, हीरा लाल या हीरा सिंह, जो भी नाम आपको याद हो, जो भी आपको ऑप्शन में मिल जाए, ठीक है ना। इन्होंने इस यहाँ नीमच में विद्रोहियों का नेतृत्व किया, ठीक है ना। सैनिकों ने हीरा सिंह के नेतृत्व में 3 जून को विद्रोह कर दिया, ठीक है ना। और विद्रोही में एक अंग्रेज अधिकारी मारा गया, वेरी गुड, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और वो अंग्रेज अधिकारी का नाम अपने को याद रखना है, सर्जेंट, ठीक है ना, सर्जेंट। इसकी नीमच विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने हत्या कर दी, ठीक है ना। नीमच से कुछ अंग्रेज अधिकारी भागे, उनको डूंगला, चित्तौड़ में जगह, नीमच नीमच के टच में आते हुए चित्तौड़ आएंगे, तो चित्तौड़ में एक जगह पड़ती है डूंगला। चित्तौड़ में जगह कौन सी पड़ गई? डूंगला। और डूंगला में एक किसान साहब है, रूंगाराम। अब ये किसान तो किसानी से ही मतलब, उसको क्या मतलब कि कहाँ क्या हो रहा है, तो उन्होंने भले आदमी समझ के इनको वहां शरण दे दी। तो क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि नीमच से भागे हुए विद्रोहियों ने कहाँ शरण ली? डूंगला में। डूंगला कहाँ पड़ता है? चित्तौड़ में। नेक्स्ट ये भी बन सकता है कि रूंगाराम किसान का संबंध किससे है? नीमच विद्रोह से, क्योंकि नीमच से भागे हुए अंग्रेजों को शरण किसने दी? रूंगाराम किसान ने, ठीक है ना। नीमच, नीमच से चित्तौड़, डूंगला, डूंगला के रूंगाराम किसान ने इनको शरण दी। जैसे ही इसकी खबर उस समय मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट को पड़ी, और पॉलिटिकल एजेंट उस समय कौन थे? टॉवर्स, ठीक है ना, उनको पड़ी, तो उन्होंने मेवाड़ स्वरूप सिंह को सेना के लिए, सेना लेकर भेजा। मेवाड़ स्वरूप सिंह को बोला, तो स्वरूप सिंह जी ने अपनी सेना भेजी और उन्हें वहां से निकाला, और निकाल कर कहाँ शरण दी? जगमंदिर महलों में। वेरी गुड, इंपॉर्टेंट है ये भी, कि नीमच विद्रोहियों को पहली तो रूंगाराम किसान, ठीक है ना, दूसरा सोवर्स ने स्वरूप सिंह जी के साथ मिलके उनको कहाँ शरण दी? जगमंदिर महलों में। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहीं पे जहांगीर जी भी शरण लेते हैं, जगमंदिर महलों में, ठीक है ना, सॉरी शाहजहां। तो जगमंदिर महलों में शरण दी, तो ये नीमच विद्रोह। अब अपने को इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है? ये जो पीडीएफ में जो सारे पॉइंट दिए हुए हैं, सारे ही एज ए नोट्स आपको उपलब्ध करवाए गए हैं, और इस हिसाब से, क्योंकि सारे के सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और सारे जो नाम आ रहे हैं अंग्रेज अधिकारियों के, सारे याद रखने हैं, ठीक है। नीमच वाले क्या करे कि नीमच, नीमच और नीमच वाले कहाँ गए? शरण कहाँ ली इन्होंने? डूंगला में, क्योंकि चित्तौड़ पास में पड़ता है, ठीक है ना। चित्तौड़, अब चित्तौड़ से ये जाएंगे कहाँ? शरण ले ली, शरण से इन्होंने कहा उधर, ये अंग्रेज चले गए जगमंदिर महलों में, अंग्रेज, ठीक है ना, उदयपुर में। लेकिन जो विद्रोही थे वो कहाँ चले गए? अपन देखते हैं कि राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत मेवाड़ है, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ी छोटी रियासत कौन सी है? शाहपुरा। भीलवाड़ा में एक जगह शाहपुरा, जो रियासत थी उस समय सबसे छोटी रियासत थी, वहां के एक राजा थे लक्ष्मण सिंह, ठीक है ना, लक्ष्मण सिंह जी, ठीक है ना। उन्होंने पूर्ण समर्थन दिया विद्रोहियों को। तो हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए कि किस रियासत के राजा ने, या
शाहपुरा रियासत के किस राजा ने नीमच विद्रोहियों को शरण दी अपने यहाँ या समर्थन दिया? ठीक है ना, तो क्रांतिकारी विद्रोहियों को शरण किसने दी? लक्ष्मण सिंह। राजा कहाँ का था? शाहपुरा का। ठीक है ना। शाहपुरा के बाद में ये कहाँ गए विद्रोही? देवली, टोंक की ओर प्रस्थान, पड़ोस में पड़ता है। ठीक है ना, देवली, टोंक की ओर प्रस्थान। अब टोंक में अपन ने अभी देखा था कि टोंक में देवली छावनी उस समय भी प्रेजेंट थी विद्रोही के टाइम में, और यहाँ कौन थी? महिदपुर, महिदपुर बटालियन। तो इस महिदपुर बटालियन ने भी इनको समर्थन दिया विद्रोहियों को। नीमच से भागे हुए विद्रोहियों को समर्थन किसने दिया? देवली की महिदपुर बटालियन ने समर्थन, और इनके साथ ही हो गए। और फिर ये सभी मिलके कहाँ चले गए? दिल्ली की ओर प्रस्थान करके। ठीक है ना। जैसे कि अपन ने देख लिया कि जहां भी विद्रोह हो रहा है वहां विद्रोह करने के बाद में सैनिक कहां जा रहे हैं? विद्रोही दिल्ली। ठीक है ना। अपन बाद में परिणाम भी पढ़ेंगे, परिणाम इसका असफल रहा, क्योंकि विद्रोहियों को सीधा दिल्ली ना जाके अजमेर जाना उचित रहता, क्योंकि अजमेर क्या था? अंग्रेजों का मुख्य स्थान था, मुख्य शस्त्रागार भी था। अगर शस्त्र ही मिल जाते क्रांतिकारियों को तो आराम से जीत सकते थे। ठीक है ना, सफलता आसानी से मिल सकती थी, लेकिन एक योजना के अभाव के कारण ऐसा नहीं हो सका। तो अपन ने अभी मोटा मोटी एक बार रिवीजन करे 5-10 मिनट का, तो अपन ने देखा कि राजस्थान में सबसे पहले जहां विद्रोह हुआ, नसीराबाद छावनी। ठीक है ना, विद्रोह हुआ कब? 28 मई को। नेता कौन थे? बख्त खान या बख्तावर सिंह। ठीक है ना, यहाँ अंग्रेज अधिकारी कौन थे? प्रिचार्ड। ठीक है ना। विद्रोह किसने किया? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने। बाद में 30 तारीख को 30वीं नेटिव इन्फेंट्री भी शामिल हो गई। ठीक है ना। और विद्रोहियों ने किसकी हत्या कर दी? मैंने बताया था कि नए से अपने को न्यूबरी याद रखना है, न्यूबरी से स्पॉटिसवुड, और एक और नाम वेणी, न्यूबरी, स्पॉटिसवुड, वेणी। ये 3 यहाँ अंग्रेज थे। एक आदमी जिसका पैनिक होने से अटैक आ गया, तो पेन्नी। ठीक है ना, और हार्डी, और एक और थे हॉल। ठीक है ना, हार्डी। ठीक है ना, हार्डी जो घायल हो गए, ये दो जो 3 जो मर गए, न्यूबरी, स्पॉटिसवुड, वेणी, और पेन्नी जिनका पैनिक से अटैक आ गया, वो वहीं समाप्त हो गए। दूसरी अपन ने पढ़ी नीमच। नीमच पर विद्रोह कब हुआ? 3 जून को। विद्रोह किया किसने? नेतृत्व किसने किया? हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग। ठीक है ना। अंग्रेज अधिकारी कौन था जो शपथ दिला रहा था इनको? अबोट। मना किसने किया? बेग सिंह ने। नेतृत्व किसने किया? हरि सिंह ने। ठीक है ना। और यहाँ हत्या किसकी अंग्रेज अधिकारी की हुई? सर्जेंट की। इन्होंने शरण कहाँ ली? डूंगला, चित्तौड़। ठीक है ना, अंग्रेजों ने कहाँ शरण ली? डूंगला, चित्तौड़ के डूंगाराम किसान के, डूंगाराम किसान के यहाँ शरण ली। बाद में यहाँ से किसने निकाला? पॉलिटिकल एजेंट सावर्स, जो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे उस समय, सावर्स। किसके सहयोग से? मेवाड़ के जो महाराणा थे। ठीक है ना, मेवाड़ के महाराणा कौन थे? स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह जी के सहयोग से निकाला, और फिर वहां शरण लास्ट में इनको कहाँ दी अंग्रेजों को? जगमंदिर महलों में। ठीक है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट अपने को देखने हैं। ठीक है ना। अब कल अपन पढ़ेंगे आहुआ का विद्रोह जो एरिनपुर में हुआ। ठीक है ना, मेनली अपन ने 3 पढ़ ली, नसीराबाद, नीमच, और एक देवली भी आ गई जहाँ थी ब्यावर, उसने भाग नहीं लिया। 5 और 1 बच गई एरिनपुर, जो अपन कल देखेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।